वेलकम बैक एवरीवन। नाउ ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 2 का वीडियो होगा, फंडा फैक्ट्री का। अब तक हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिया। लाइफ प्रोसेसेस के एग्जाम्पलर वीडियो भी आपके लिए बना दिया गया, तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा और हमारे अपकमिंग जो वीडियोस है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, उन्हें ज़रूर चेकआउट करिएगा। हमारा ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो अपलोड होने वाले, हमारे शॉर्ट्स टिप्स वाले सोशल साइंस के लिए अपलोड हो चुके, उन्हें ज़रूर चेकआउट करिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आपके जितने भी डाउट्स हो उन सब को कमेंट कर दीजिए। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, आपके डाउट्स आ रहे, हम उनका सोल्यूशन ला रहे। आज ही एक फेलो स्टूडेंट क्लास 10th की हमसे डाउट पूछा, तो हम उसका डाउट हमारे वीडियो में प्रेजेंट कर रहे हैं और आप लोग अपने डाउट्स पूछेंगे जैसे जैसे हम भी अपने वीडियोस में आपके डाउट्स प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का नया लेक्चर चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ सबसे पहले डाउट, ये हमारा डाउट सेक्शन है। आप जितने भी डाउट्स पूछेंगे हम तक ज़रूर पहुंचेंगे, हम आपके लिए उनका सोल्यूशन ज़रूर लाएंगे। सो बिना झिझके, बिना शर्म के डाउट पूछ लीजिएगा। फिजिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो कॉन्केव मिरर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन किन कंडीशंस में कॉन्केव मिरर एक इमेज बनाएगा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ी हो। सो ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के अगर आप इक्वल पे रखोगे तो इमेज नहीं बनेगी, बड़ी इमेज लार्जर बड़ी बननी चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, इसमें इमेज बनेगी लेकिन वर्चुअल बनेगी। और कॉन्केव मिरर का या सुन के आपको क्या याद आता है? रियल इमेज। तो ये ऑप्शन है तो सही, लेकिन क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हम ऑप्शन सी को सही मानेंगे, क्योंकि बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज रियल बनती है और कॉन्केव मिरर में हम रियल को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होता, मतलब मल्टीपल आंसर करेक्ट होते, तो बोथ बी एंड सी करेक्ट होता, लेकिन सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब चैप्टर चालू करते हैं हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ स्टिमुलाई, सबसे पहला टर्म जो आता है इसमें स्टिमुली। The changes in the environment to which living organisms respond are called stimuli। आपके एनवायरमेंट है, आपके आसपास में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, जिसमें हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपको कोई चिमटी काट दिया, तो आपने रिस्पॉन्स क्या दिया? उसको आपको थप्पड़, उसने आपको थप्पड़ मार दिया, ठीक है। किसी ने आपको चिमटी काट दिया, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, तो एक स्टिमुलस था। ओके, एक आपके एनवायरमेंट में चेंज हुआ, आपको चिमटी का सेंसेशन फील हुआ, ठीक है। नाउ अगर एनसीईआरटी में जो एग्जांपल मेंशन है उनकी बात करें तो हीट, जैसे भी किसी ऑर्गेनिज्म को आप हीट देते हो तो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर, ये सभी चीजें एक स्टिमुलस है। ये एनवायरनमेंट में चेंज ला रही, जिसके हम नेचुरली, हमको ऐसा प्रोग्राम किया गया कि हम उसके लिए रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। अब इन बॉडी मूवमेंट्स को हम कंट्रोल करते हैं कोऑर्डिनेशन के कारण। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ओके, जब वेरियस ऑर्गन्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और एक स्टिमुलस के लिए जनरेट करते हैं, तो उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन यानी कि मिलना, बेसिकली जुड़ना, कोऑर्डिनेट करना आपस में, समझिए। अलग अलग फंक्शंस कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल हम एनिमल्स में देखें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे एनिमल्स बॉडी के अंदर दो सिस्टम होते हैं,
ओके, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि ग्लैंड्स होते हैं हार्मोन्स के द्वारा, और प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है वो केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स टर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लीजिए, सीबीएसई में इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए। व्हाट इज स्टिमुलस, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, गिव एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चन से एग्जाम्पलर में भी इस टाइप के क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चन से, इनको प्लीज अच्छे तरीके से याद करिएगा। ओके, नाउ एनिमल नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन। सो इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है ये जानिए। नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले होता है हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे नर्व्स, ये हमारी नर्व्स है, और ऑर्गन्स, जैसे कि आई एक ऑर्गन है, ठीक है। सो बेसिकली ये एग्जांपल्स है, जो बेसिकली ये चीज जो होती है ना, ये तीन चीजें आपको याद रखनी, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स, आई, स्किन, ईयर, नोज एंड टंग, इनमें हमारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड है ढेर सारे। इनमें हम सेंस करते हैं किसी चीज को, किसी स्टिमुलस को हमारा ब्रेन उन चीजों को रिस्पॉन्ड करता है, इंटरप्रेट करता है चीजों को, समझे। नाउ भला ब्रेन कोऑर्डिनेशन करता कैसे है? सो पाथ देखिए, स्टिमुलस आया, जैसे कि साउंड, साइट, स्मेल, टेस्ट या पेन और टच, कुछ भी स्टिमुलस आया, हमारे सेंस ऑर्गन्स उन चीजों को समझते हैं, सेंस करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे कि हमारा ईयर, नोज, आईज, हम साउंड को ईयर्स के थ्रू सुनते हैं, फिर वो जो चीज है ना, वो एज अ इम्पल्स हमारे न्यूरॉन्स से ट्रैवल करती हुई स्पाइनल कॉर्ड से जाती हुई ब्रेन में जाती है, ठीक है। फिर ब्रेन से इफेक्टर मसल्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्ड करती। मान लीजिए बहुत ज्यादा तेज साउंड है, बहुत ज्यादा ही तेज साउंड है, तो आप अपने कानों को बंद कर लेते। इफेक्टर मसल्स हमारे कानों को बंद करते हैं, हमारे हाथों को मसल्स को हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है कि हमारे कान को डैमेज पहुंच जाएगा, बंद करो, कानों को ढको। सो मूवमेंट टू द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई, ये होता है कोऑर्डिनेशन बाय ब्रेन। समझिए, ये एक एग्जांपल था, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए कि ब्रेन कैसे काम करता है। ओके, नाउ भला न्यूरॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझे। न्यूरॉन से क्वेश्चन आता ही आता है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूरॉन है। न्यूरॉन और हार्मोन्स अगर आप इस चैप्टर से कर लिए, आपका चैप्टर बन जाएगा, ठीक है ना। अब समझिए, नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। हमारे शरीर में, जैसे हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, वैसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। हमारी बॉडी इतनी बड़ी है ताकि हम मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स लगते हैं। अब एक नर्व जो होती है ना, वो एक ऑर्गन है जो बंडल ऑफ नर्व सेल को कैरी करती, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। ये एक बंडल ऑफ नर्व सेल है, समझिए। देखिए, न्यूरॉन्स कैरी इलेक्ट्रिकल मैसेजेस कॉल्ड इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। मैंने आपको बोला था, देखिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ आई, तो सबसे पहले न्यूरॉन्स के डेंड्राइट उसे सेंस करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई, सेंस हुआ, एक्सॉन से सेल बॉडी से ट्रैवल करते हुए इम्पल्स एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल से बाहर, समझिए। सो ये होता है पाथ ऑफ इम्पल्स। गॉट इट? ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। देखिए, न्यूरॉन का 3D डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिए। न्यूरॉन का 3D डायग्राम है। ये आपके एक्सॉन है, ये आपकी सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है, ये आपका एक्सॉन है, ये मिशेलिन शीथ है, ये श्वान सेल्स है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, समझे। इलेक्ट्रिकल सेंस
हमारे डेंड्राइट सेंस करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर एक्सॉन टर्मिनल से ऐसा केमिकल रिलीज होता है, फिर डेंड्राइट उसे दोबारा कन्वर्ट करता है और ये साइकिल चलती रहती है, समझे ना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ डायग्राम है। ये स्ट्रक्चर को रट लीजिए। आपको रात को कोई 1 बजे भी उठा के बोले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, तुरंत ड्रॉ कर देना चाहिए। इसकी लेबलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लेबलिंग बता दो। 5 मार्क का क्वेश्चन है, समझ रहे हो। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो न्यूरॉन का। जैसा मैंने 3D डायग्राम में आपको दिखाया, ये आपके डेंड्राइट्स है, ठीक है। डेंड्राइट्स केमिकल इंपल्स को, केमिकल जो होता है उसको सेंस करते हैं, फिर न्यूक्लियस सेल बॉडी से ट्रैवल करते हुआ इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एक्सॉन में जाते हैं। एक्सॉन कवर्ड है माइलिन शीथ से, ठीक है। माइलिन शीथ के ऊपर है श्वान सेल, और एक्सॉन और माइलिन शीथ के जो बीच में ये 2 डिस्टेंस है, इसे कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर। और ये कंप्लीटली, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये श्वान सेल्स है, और इम्पल्स यहाँ से पूरा ट्रैवल करते हुए दोबारा एक्सॉन टर्मिनल में केमिकल के फॉर्म में रिलीज होती है। यहाँ से केमिकल के फॉर्म में दोबारा रिलीज होता है, दोबारा डेंड्राइट सेंस करता है, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिली सेकेंड में पूरा काम होता है, समझे। हमारा बॉडी का इतना फास्ट इम्पल्स है, मिली सेकेंड से पूरा काम होता है, पूरा कन्वर्जन, हर चीज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है। 10 टू द पावर नेगेटिव सेकेंड्स में काम हो रहा है, समझ रहे हो आप। देखिए ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे काम हो रहा है। ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए पूरा मेहनत करके 3D में चीजें ला रहा हूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन से चीजें याद हो, समझ आ सके। ओके, सो इसी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और अगर नए हो चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना। और जितने भी डाउट्स हो प्लीज बिना शर्माए हम तक पहुंचाना, हम आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियो में भी आपका डाउट्स का सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, हमारे नई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज को फॉलो करना मत भूलना, बहुत हेल्पफुल है। अब एक्सॉन न्यूरॉन का अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया और डायग्राम समझ आ गया, एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, बहुत काम का है। नाउ साइनैप्स basically neurons never touch each other. Chemical signals called neurotransmitters must travel to the space called synapse. Synapse basically 2 न्यूरॉन्स के बीच में ना स्पेस होता है। यहाँ पर केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर से हमारे सिग्नल, केमिकल सिग्नल, उसका एक्सचेंज होता है एक एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट तक, समझे। मैसेज इज ट्रांसफर्ड थ्रू रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, पिंक स्पाइनर्स। ये बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको साइनैप्स याद रखना है बस। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ओके, गॉट इट। ये साइनैप्स का डेफिनेशन बस याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खास करके रिसेप्टर्स के। नाउ receptors are the specialized tips of nerve cells which receive the stimuli and pass the message to the brain or spinal cord through the sensory nerves. Example, photoreceptors. Photoreceptors हमारे आईज में होते हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और आगे एक चैप्टर आएगा फिजिक्स का, ह्यूमन आई करके, उसमें आपको पता चलेगा फोटोरिसेप्टर्स होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। ये आपको पहले से बता दे रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ताकि आप थोड़ा औरों से आगे हो। बेसिकली ये रेस नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको औरों से आगे होना है, समझिए। कंपटीशन कॉन्सेप्ट समझने का है, समझे। फोनोरिसेप्टर्स हमारे ईयर में होते हैं जिनसे साउंड डिटेक्ट किया जाता है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नाक में होते हैं, हमारे नोज में होते हैं, जिनसे हमें सेंस ऑफ स्मेल का सेंसेशन होता है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे टंग में होते हैं, जिसके कारण हमें इतनी टेस्टी फूड का जो टेस्ट आता है ना, स्वाद आता है ना, कहते हैं, वो इन ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के कारण होता है। तो इतने सारे रिसेप्टर्स
हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। अगर इनमें से एक भी रिसेप्टर का ऊंच नीच हुआ या फिर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसहैप हो गया इन रिसेप्टर्स के साथ, म्यूटेशन हो गया, कैंसर डेवलप हो गया, तो हमारा ये पूरा सेंस गायब हो जाएगा, समझे। हम ब्लाइंड हो सकते हैं अगर हमारे फोटो रिसेप्टर्स काम ना करें। कलर ब्लाइंडनेस फोटो रिसेप्टर्स के मैल फंक्शन के कारण होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। टैंगो रिसेप्टर्स, ये हमारे स्किन में होता है ताकि हमें टच का सेंसेशन हो सके, समझे। ये रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। नाउ इफेक्टर्स, इफेक्टर्स वो मसल्स और ग्लैंड्स है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो इंफॉर्मेशन भेज रहे उनके रिस्पॉन्स देते हैं, समझे। मोटर नर्व्स के द्वारा ये रिस्पॉन्स देते हैं। अब रिस्पॉन्स है क्या भला? रिस्पॉन्स एक बिहेवियर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस। मान लीजिए कोई आपके ऊपर पानी फेंक दिया तो आपको तुरंत उठना पड़ेगा, दैट्स अ रिस्पॉन्स। पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट प्लेट इज अ रिस्पॉन्स, क्लासिक एनसीईआरटी का एग्जांपल। मान लीजिए आप खड़े हैं बाहर ठेले के पास, आप मोबाइल चला रहे हैं, आपका एक हाथ खाली, आपका दोस्त आपका दूसरा हाथ तवे के ऊपर रख दिया, तो आप तुरंत अपने हाथ को उस तवे के ऊपर से हटाते। क्या है वो? रिस्पॉन्स है एक स्टिमुलस का। तवा गर्म है, आपका हाथ में आपका टैंगो रिसेप्टर्स है, टैंगो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया क्या? गर्म, हीट डिटेक्ट किया, टच डिटेक्ट किया, तुरंत नर्व से सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत आपके इफेक्टर नर्व को सिग्नल भेजेगी मोटर न्यूरॉन तक, ठीक है। मोटर न्यूरॉन तक, मोटर न्यूरॉन आपकी मसल्स को खींचेगा और आपका हार्ट तुरंत तवे से हट जाएगा, समझे। सो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है ये सब चीजें, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लीजिएगा। सेंसरी नर्व्स are nerves which carry information from the receptor sense organ to the brain and spinal cord. Motor nerves are nerves which carry information from the brain and spinal cord to the effectors muscles and glands. अब समझो, रिसेप्टर एंडिंग्स में आपको कुछ सेंस हुआ, फिर सेंस होते 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 पूरा डेंड्राइट्स तक गया। आपका यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन जो होता है वो कनेक्ट किया आपके मोटर न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर मसल को स्टिमुलस भेजा। सो ये पूरा साइकिल आपको इंपॉर्टेंट रखना है, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। आपके एनसीईआरटी में इसका प्रॉपर डायग्राम दिया है, उसको आपको रटा होना चाहिए। प्रॉपर लेबलिंग से क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो वो डायग्राम को एक्सप्लेन करने बोल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। गॉट इट? नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें, सो देयर इज सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से जुड़ा होता है, वो सेंस करता है चीजों को और तुरंत इंटर न्यूरॉन तक बात पहुंचाता है। इंटर न्यूरॉन उसको मोटर न्यूरॉन से जोड़ता है। मोटर न्यूरॉन उस स्टिमुलस का रिएक्शन देने के लिए जो इफेक्टर चीजें हैं, इफेक्टर मसल है, इफेक्टर ऑर्गन है, उस तक स्टिमुलस पहुंचाता है और एक्शन को कंप्लीट करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन याद रख लीजिएगा, समझे। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है, इससे इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन, अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर टू अ स्टिमुलस है, जहां पे एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम तुरंत एक तवे से अपना हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन है। अब देखो, बेसिकली ये रिफ्लेक्स एक्शन एक शॉर्टकट है। हमारे न्यूरॉन्स छोटा पाथ, शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। हम ब्रेन तक डायरेक्ट चीजें नहीं पहुंचने देते हैं, हमको तुरंत उसका आंसर चाहिए होता है। कुछ जल रहा है और ब्रेन तक अगर चीजें पहुंचने में देरी लग रही है तो हम बेसिकली शॉर्टकट ढूंढेंगे। और शॉर्टकट क्या हुआ? स्पाइनल कॉर्ड। हमारी स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन तक स्पाइनल कॉर्ड इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, समझे। नर्व्स इन द स्किन रिसेप्टर डिटेक्ट्स द हीट एंड passes the message through sensory nerves to spinal cord. Then the information passes through motor nerves to the muscles effector and the hand. We withdraw our hand. समझे? जो सेम चीज मैंने आपको समझाई थी वही हो रहा है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ।
रट लीजिएगा डायग्राम को, आपके सपने में भी डायग्राम ही आना चाहिए, समझे। नाउ नेक्स्ट, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, समझे। रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में अंतर ये होता है कि रिफ्लेक्स आर्क दिखाता ये है कि न्यूरॉन के अलग अलग टाइप एक साथ काम कैसे करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क का ही एक पार्ट है, समझिए। स्टिमुलस रिसेप्टर न्यूरॉन से आता है, सेंसरी न्यूरॉन तक पहुंचता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में हमारा एसोसिएशन न्यूरॉन से कन्वर्जन होता है, मोटर न्यूरॉन तक जाता है, फिर इफेक्टर से रिस्पॉन्स होता है। हमने जो चीज़ पढ़ी थी वही चीज़ हो रहा है। बेसिकली आपको ये जितनी भी लेबलिंग्स है ये आपको याद होना चाहिए। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में ये सब चीज़ें होते हैं। और बेसिकली नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, समझे। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे हो रहा है ये रिफ्लेक्स एक्शन। एक गर्म चीजों को पकड़ा, रिफ्लेक्स आर्क हुआ। देखिए मोटर न्यूरॉन से तुरंत सेंस पहुंचा और तुरंत वापस हाथ हट गया, समझे। दैट्स हाउ दिस थिंग्स वर्क। नाउ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो मैंने आपको बताया। तो CNS और PNS ये दो तरह के सब डिवीजन है हमारे नर्वस सिस्टम के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो कार्नियल नर्व्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है ना, ये उसका कंसिस्ट है। बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स जो अराइज हो रही है उसके बारे में बात करो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। अब ये देखिए डिफरेंशिएट कर रहा है, ये नर्व्स के बारे में बात कर रहा है और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। तो डिफरेंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ह्यूमन ब्रेन, ये बेसिकली एक डिलीटेड टॉपिक है, लेकिन ये आपके क्लास 11-12 में काम आएगा। तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है कि मेरे को टॉपिक पढ़ाना चाहिए, आपके काम का आएगा फ्यूचर क्लासेस में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, तो मैं टॉपिक को जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी टाइम की शॉर्टेज के कारण मैं टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि हमको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सेरेबेलम, ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझे। नाउ फोर ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ cerebellum and olfactory lobes. It is the thinking part of the brain and controls voluntary action. ये ब्रेन का एक थिंकिंग पार्ट होता है। ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं ना ब्रेन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है CBSE, बिना कुछ CBSE समझे बेसिकली आलसी है, उसके पास रिसोर्सेस कम है, लेकिन इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से वो क्वेश्चंस फ्रेम करता है। और हमको पता चल के CBSE कौन से रिसोर्सेज से यूज़ करता है, तो हम उन लिमिटेड क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और हमने 10th में ये प्रेडिक्शन की है, और बेसिकली ये प्रेडिक्शन इतनी फ्रूटफुल थी कि टीम फंडा फैक्ट्री ने एवरेजली सबने A+ स्कोर किया है। ओके, सो बेसिकली हम आपको गाइड करने के लिए हम आपको बेसिकली 10th अच्छे से पास करवा देंगे। यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस ब्लाइंडली। हम आपको जरूर टॉपर बना देंगे, सो उसकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये 3 लोब्स है ब्रेन की। फोर ब्रेन सेरेबेलम और ओल्फैक्टरी लोब से बना होता है। ये टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, स्मेल, एक्टिविटीज, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, ये सब आपको रटा होना चाहिए। बेसिकली ये फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मिड ब्रेन एक इनवॉलेंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स का मूवमेंट होता है, जैसे कि हमारा हेड, नेक, आईज, ये सब मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हाइंड ब्रेन सेरेबेलम, पॉन्स और मेड्यूला का बना होता है। सेरेबेलम हमारी बॉडी मूवमेंट्स और बैलेंस को कंट्रोल करता है। मान लीजिए कोई इंसान बियर पी लिया या फिर वोडका पी लिया या फिर वाइन पी लिया, कुछ भी,
कुछ भी अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका सेरेबेलम इफेक्ट होता है। सेरेबेलम में इफेक्ट आने के कारण उसका बॉडी मूवमेंट और बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण वो लड़खड़ा के लुढ़कते लुढ़कता चलता है, समझे। तो अल्कोहल के बिना ये सब चीजें पियो तो ज्यादा अच्छा है, समझे। अल्कोहल पियोगे तो आपका सेरेबेलम इफेक्ट करिए, सेरेबेलम से बॉडी मूवमेंट होगा, और मान लो आप अल्कोहल कंज्यूम करके चल रहे हो, आपका सेरेबेलम इफेक्ट हुआ और आप नाली में गिर गए, आपका सर फूट गया, आपका ब्रेन डेड हो गया, बेसिकली कोमा में चलेगा। तो कुछ भी हो सकता है। देयर आर इन्फिनिट सिनेरियोस इन दिस यूनिवर्स, सो डोंट ड्रिंक अल्कोहल। पॉन्स हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, और मेडुला हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सॉलिंग, कफिंग और स्नीजिंग, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझे। ये सब चीज़ों को याद कर लेना। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बेसिकली वैसे तो पूछा नहीं गया है, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी आपके बोर्ड्स में तो नहीं आएगा ये, लेकिन आपके मिड टर्म में या फिर आपके प्री बोर्ड्स में या फिर आपके मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, कोई भी टेस्ट में टीचर इसे दे सकता है। तो इन सबको चीज़ को याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर उन सब टेस्ट के लिए। व्हाट इट नाउ, स्पाइनल कॉर्ड, समझे। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से चालू होती है और एक्सटेंड्स थ्रू वर्टिब्रल कॉलम, गॉट इट। इट कैरीज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, इट ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस। ब्रेन से या फिर ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, और इसके दो पार्ट्स है, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। क्रेनियल और वर्टिब्रल कॉलम आपको याद रखना है। बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो बेसिकली ये वाला पार्ट होता है, और क्रेनियम आपका ब्रेन का कवरिंग होता है, समझे। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन अ डेलिकेट ऑर्गन प्रोटेक्टेड इनसाइड अ बोनी बॉक्स, which bony box is fluid filled balloon which provides shock and absorption। और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, समझे। क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। अब हमारे चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट होता है। बेसिकली चैप्टर 2 चीजों में डिवाइडेड है, ह्यूमन और प्लांट्स। अब हम प्लांट्स का चालू करेंगे, ओके। देखिए प्लांट्स जैसे हम एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, वैसा प्लांट्स में नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट्स लैक्स न्यूरॉन्स। सो प्लांट्स में कैसे होता है? सो प्लांट्स स्टिमुलाई से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? दे रिप्रेजेंट बाय शोइंग मूवमेंट। देखिए, when you touch a sensitive plant such as touch me not एक प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक मिमोसा पुदिका होता है। छुई मुई प्लांट जिसे आप कहते हैं, जिसको छूते ही आप उसके पत्ते बंद हो जाते हैं, वो बेसिकली ऐसा प्लांट होता है जो सेंसिटिव होता है टच से। तो वो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब उसमें भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। जब एक सीड जर्मिनेट करता है तो रूट ग्रोज डाउन इन द सॉइल। भला डाउन क्यों जा रही है और स्टेम अप क्यों जा रहा है? इसका आंसर है हॉर्मोन्स और मूवमेंट। ये दो चीजें हैं जो अपने प्लांट्स को स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है, समझे। फर्स्ट एग्जांपल, रिस्पॉन्डिंग टू दिस टच शोज मूवमेंट बाय फोल्डिंग लीव्स, और सेकंड एग्जांपल, जब सीड जर्मिनेट हो रहा है तो डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। हाउएवर इन द सेकंड एग्जांपल, ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। बेसिकली ये एक असर्शन रीजन का स्टेटमेंट बन सकता है। Thus, plants exhibit both growth dependent and growth independent movements। ये दोनों लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। नाउ, मूवमेंट इन प्लांट्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स। दे आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नास्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। या तो स्टिमुलस के तरफ होगा या स्टिमुलस के अवे होगा फ्रॉम, एंड इट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, क्रीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटो, जियो, कीमो, हाइड्रोट्रॉपिज्म, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोट्रॉपिज्म,
फोटोट्रोपिज्म इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट. फोटो यानी लाइट, ट्रोपिज्म यानी मूवमेंट. इट इज कॉल्ड जब कोई चीज लाइट के टूवर्ड मूव कर रही है, जैसे लाइट के टूवर्ड मूव कर रहे हैं, तो दे आर शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. और जैसे ही मैंने लाइट का सोर्स अवे किया, देखिएगा जैसे ही लाइट का सोर्स अवे किया तो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. बेंडिंग ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट, रूट लाइट से दूर भागते हैं नीचे सॉइल की तरफ. और पॉजिटिव यानी कि स्टेम लाइफ की तरफ भागता है. सनफ्लावर इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ फोटोट्रोपिज्म. क्यों? क्योंकि वो सन की तरफ, लाइट फोटोन्स की तरफ रिस्पॉन्ड करता है. तभी देखते हैं सनफ्लावर का डायरेक्शन ना आपके सूरज के तरफ होता है. नाउ जियोट्रोपिज्म इज मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. ग्रेविटी का रिस्पॉन्स, जो ग्रेविटी स्टिमुलस दे रही है उसका रिस्पॉन्स जियोट्रोपिज्म है. अब जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल, जैसे कि आपका रूट्स डाउनवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है. और आपका जो स्टेम ऊपर जा रहा है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, क्योंकि ग्रेविटी को डिफाई कर रहा है, ग्रेविटी के अपोज ऊपर बढ़ रहा है. समझिए ना. कीमोट्रोपिज्म इज मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई. अब केमिकल स्टिमुलाई कैसे? जैसे कि पोलन ग्रेन, जैसे कि पोलन ग्रेन आपकी ओवरी के ऊपर आता है. जैसे ही वो लैंड करता है तो उसको कैसे पता चलता है कि ओवा यहाँ है? उसको ओवा जो है, ओव्यूल जो है, वो भेजता है कीमो यानी कि हार्मोन केमिकल्स. और पोलन ट्यूब फिर वैसे ही उस डायरेक्शन में ग्रो करता है. समझिए. ओके, नाउ हाइड्रोट्रोपिज्म इज मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर. जैसे कि पानी कहाँ होता है? पानी नीचे होता है जमीन के. अब पानी नीचे होता है, फिर जो रूट्स होती है वो पानी की तरफ बढ़ती हैं. सो इट्स अ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. और जो स्टेम होती है वो पानी के अवे भगती है. इट्स अ नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. गॉट इट? ये चीजों का आपको याद रखनी. अब नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? नास्टिक मूवमेंट इज बेसिकली नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट विच आर नाइदर टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलस. बेसिकली ये न्यूट्रल मूवमेंट होता है. ये ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. जैसे कि हम टच मी नॉट के प्लांट को टच करते तो इसकी लीफ तुरंत फोल्ड हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये वाटर में जो लीफ होता है ना, लीफ में जो वाटर होता है ना, उसका कंटेंट चेंज हो जाता है, उसमें चेंज होता है अमाउंट में. सो अमाउंट ऑफ वाटर द लीफ स्वेल्स और श्रिंक्स. समझिए. प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बाय सम केमिकल चेंजेस. इन केस ऑफ मिमोसा पुदिका इट इज वेरी क्विक मूवमेंट, सीधी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा है. Now, immediate response in Mimosa pudica is the formation transferred by electrochemical changes. Electrochemical changes basically hormones होते हैं. From cell to cell around the movement occurs in chain size by osmosis. Plants में osmosis होता है, आपने osmosis class 9 में पढ़ा है. Now, in normal condition the cell remains turgid and maintains normal posture, but a stimulus received by cells starts osmosis. As a result, water comes out of the cells and shrinks in size. Basically, आपको पढ़ना नहीं, ये extra knowledge. Now, chemical coordination in brain in humans. Basically, ये आपके चैप्टर का थर्ड पार्ट है. Now, the electrical impulse of nervous system have limitations as it does not associate it with each and every cell in our human body. Thus, we need a system that is connected throughout the body. So, हमारा ब्लड वेसल जो है वो पूरी बॉडी से कनेक्टेड है. तो हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट करेंगे, जिसके कारण अदर सेल्स के रिसेप्टर्स वो हार्मोन्स को सेंस कर सके और हमारी पूरी बॉडी उसमें कन्वर्ट, मतलब पार्टिसिपेट कर सके. समझे. हार्मोन्स, दीज आर केमिकल messengers which are secreted by endocrine glands and released directly into blood from where they can reach to target organ and show their effect. बेसिकली हार्मोन जो होता है वो एक मैसेंजर केमिकल है जो ग्लैंड्स के द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन सेक्रेट करते हैं
जिससे कि वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाए और टारगेट ऑर्गन के रिसेप्टर्स उसे एक्सेप्ट करे और फिर शो करे। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ शो करता है, तो ग्रोथ तक पहुंचने के लिए वो ऑर्गन तक पहुंचेगा, मसल्स तक, समझे। These are secreted in very small quantity by glands and act upon specific cells, tissues and organs, जिनको हम टारगेट साइट्स कहते हैं। और ये बहुत स्लो है एक्शन में और इनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, लेकिन समझे। जस्ट अपोजिट, न्यूरॉन्स आर वेरी मच फास्ट बट दे हैव अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट, बट हार्मोन्स आर स्लो बट दे हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, समझे। अब प्लांट्स हार्मोन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। In plants, growth, development and response to the environment is controlled by coordinated by naturally occurring organic chemical substances known as phytohormones or plant hormones. These hormones are produced in one part of the plant body in minute quantities and one diffuse translocate to other plants as required. समझिए। अब इनका टाइप्स पढ़ते हैं। बेसिकली ये कुछ टाइप्स है। ऑक्सिन एक टाइप ऑफ हार्मोन है प्लांट का, जहाँ पे ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ फोटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं ना, वो सनलाइट को डिटेक्ट करते हैं। ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन है प्लांट्स का। सेल्स लंबे होते हैं और लाइट जैसी इनके ऊपर गिरती है एक साइड के प्लांट के ऊपर, ऑक्सिन जनरली डिफ्यूज टुवर्ड्स द शेडेड साइड ऑफ द शूट। दिस स्टिमुलस द सेल्स इन द शेडेड एरिया ग्रो लॉन्गर देन द corresponding cells to the illuminated region. This results in the curvature of plant stem towards light. अपोजिट में ऑक्सीजन रिलीज होता है ताकि स्टेम लाइट की तरफ पहुंच जाए, समझिए। बेसिकली बहुत इजी है। ऑक्सीजन ग्रोथ टू मैच्योरिटी तक रिलीज किया जाता है, फ्लावरिंग में भी रिलीज किया जाता है, फ्रूट डेवलपमेंट में भी रिलीज होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नाउ साइटोकाइनेंस प्रमोट सेल डिवीजन एंड प्रेजेंट in greater concentration in those areas where rapid cell division occurs, such as fruits and seeds. जहाँ पे रैपिडली सेल डिवीजन हो रहा है वहाँ साइटोकाइनेंस का प्रेजेंस है। गिबरेलिन्स हमारी ग्रोथ ऑफ प्लांट की हाइट में होता है। दे प्रमोट स्टेम इलोंगेशन बाय प्रमोटिंग सेल डिवीजन इन द इंटरनल नोडल रीजन। गॉट इट? नो, एब्सिसिक एसिड it inhibits growth, causes whittling of leaves and also induces dormancy, period in which no growth occurs during unfavorable conditions. Got it? अब एनिमल हार्मोन्स की बात करते हैं। एनिमल हार्मोन्स में सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। हाइपोथैलेमस सिचुएटेड इन ब्रेन रिलीज सम फैक्टर which controls secretion of pituitary gland. Hypothalamus is master of master gland. Pituitary gland is known as master gland क्योंकि ये पूरी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ये एक ग्रोथ हार्मोन भी है और हमारी बॉडी का ग्रोथ को यही डेवलप में हेल्प करता है और इसकी डेफिशिएंसी से डॉर्फिज्म होता है, समझे। हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड एंड मास्टर ग्लैंड इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। गॉट इट? अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स। थायराइड, थायरॉक्सिन एक एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। और थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर आयोडीन प्रेजेंट नहीं होगा तो थायरॉक्सिन प्रेजेंट नहीं होगा। थायरॉक्साइन अगर डेफिशिएंसी हो रही है आयोडीन के तो उसके कारण गॉइटर कॉज होता है, जिसके कारण सोलन नेक होते हैं। सोलन नेक बेसिकली हमारा जो ग्लैंड होता है वो सोलन हो जाता है, फूल जाता है। अब पैंक्रियास इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन सिस्टम। इट सिक्रीट्स इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और अगर इनफ सिक्रीशन नहीं होता इंसुलिन का तो डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। डायबिटीज दो तरीके होता है। इंसुलिन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो शुगर लेवल लो हो जा रहा है और अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो शुगर लेवल हाई हो जा रहा है, समझे। गोनाड्स, सेक्स ऑर्गन्स। In males, testes secrete testosterone and in females, ovaries secretes estrogen and progesterone, which control sex organs and sexual characteristics during our puberty.
बेसिकली टेस्टिकल्स जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है वो हमारी प्यूबर्टी में जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं इन्हीं के कारण हो रहा है, समझिए ना। Adrenal gland secretes adrenaline, which is a hormone which regulates our heartbeat and maintain proper oxygen supply in emergency conditions. The muscles around small arteries to digestive system and skin to contract and blood flow increase to skeletal muscles. The breathing rate also increases, enabling body to deal with emergencies. Adrenal basically एक fight or flight हार्मोन है, हमारी किडनी के ऊपर ये लोकेटेड होता है और ये हमारी हार्ट बीट को और ऑक्सीजन सप्लाई को इमरजेंसी में कंट्रोल करता है। मान लो बेसिकली आपको शॉक लगा, आप मिड टर्म में फेल हो गए तो आपका एड्रेनल रिलीज होगा, आप फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में आ जाओगे। या तो फाइट करके आगे बढ़ो या तो फ्लाइट करके भाग जाओ, सिचुएशन से भाग जाओ। सो इस सिचुएशन में आपकी दिल जो है वो धक धक करेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, तो हार्ट बीट को मेंटेन करता है एड्रेनल। अब हार्ट बीट बढ़ने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई को एड्रेनल मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब इसके कारण जो होता है हमारे आर्टरीज में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आर्टरीज है उनसे ब्लड सप्लाई कम कर देता है ये, और स्केलेटल मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, समझे। और ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है ताकि ऑक्सीजन बढ़ सके, समझे। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज इंक्रीज, मेटाबॉलिज्म लेवल ड्रॉप। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज डिक्रीज, इंक्रीज लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझे। गॉट इट। सो इसी नोट पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आप एंड तक बने हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, डाउट कमेंट करो। हमारे टेलीग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लेना, हम उसमें नोट्स और पीपीटी अपलोड करते हैं, उनको जरूर चेकआउट करिए, आपका बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ऑल्सो उसमें आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं, तो हम आपके डाउट्स जो है अपनी वीडियोस में ला सके। और डाउट पूछने में शर्माना मत, डाउट पूछना। हमारे व्हाट्सएप पेज को फॉलो करो, व्हाट्सएप पेज में भी शेड्यूल अपलोडेड है तो आपको हेल्प हो जाती है उससे। और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि उसमें रील्स आती हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स है। हमारा लेटेस्ट रील और शॉर्ट आया सोशल साइंस का, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें हैं उसमें, आपकी सोशल साइंस को ईजी कर देगा वो जर्नी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि फ्यूचर में अब ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स में, और ट्रिग्नोमेट्री आपके फ्यूचर 11th-12th का जो बेस है मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, स्ट्रॉन्ग करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझना, उसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। जैसे वीडियो आएगा वो बेल नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कब होगा? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो इन द एंड, do subscribe our channel and like, share and comment our video, and see you tomorrow or in the morning, in the afternoon, every time. Good night, good morning and good afternoon guys. Bye bye.